नमस्ते, सलाम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका सिटीज़न हेल्थ चैनल पर पीपल्स हेल्थ इट मैटर्स की सीरीज़ में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा जो कि प्रोफ़ेसर हैं कम्युनिटी मेडिसिन न्यू दिल्ली एम्स के और इसके साथ-साथ ही टास्क फ़ोर्स मेंबर हैं डायबिटीज़ नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ेज़ के, चाहे वो आईसीएमआर की तरफ से हो या मिनिस्ट्री की तरफ से। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारी बहुत सारी जनता की तरफ से। और आज सर हम लोग जैसा कि हम सबको पता है कि आप डायबिटीज़ पे इतना आपको हासिल है कि इतना ज्ञान हासिल है कि अगर उससे आज हम थोड़ा-सा ज्ञान ले पाएँ तो कुछ बातें हम लोग डायबिटीज़ के बारे में करना चाहेंगे विद योर परमिशन सर। जी, जी, बिल्कुल पूछिए। कुछ-कुछ सवाल हैं आजकल डायबिटीज़ जब हम देखते हैं ना सर अपने आस-पास तो हर चौथे इंसान को हमें सुनाई पड़ता है कि इनको शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, मधुमेह हो गई है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही सवाल आ रहा है कि ये डायबिटीज़ क्या बीमारी है? पहली तो ये। दूसरा कि क्या ये जेनेटिक है, ऐसा है कि माँ-बाप को है तो बच्चों को भी होगी या ये बच्चों को भी हो सकती है, बुड्ढों को भी हो सकती है? कोई एक ऐसी कोई उम्र सीमा है इसकी या किस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, जो डायबिटीज़ है, ये बच्चों को भी हो सकती है और बड़ों को भी हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जो बच्चों को होती है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जिसमें कि इंसुलिन ही देनी पड़ती है। जबकि जो एडल्ट्स में होती है, उस डायबिटीज़ को हम डायबिटीज़ टाइप 2 कहते हैं और यूज़ुअली जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स हैं, यानी कि जो खाने वाली दवाइयाँ हैं, उनसे कंट्रोल हो जाती है, लेकिन आगे की स्टेज में या कुछ लोगों को उसमें भी इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा आपने पूछा है क्या डायबिटीज़? देखिए डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे रक्त में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जिस तरीके से हम उसको बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं क्योंकि एक हमारे अंदर हार्मोन होता है इंसुलिन उसका जो सिक्रीशन है वो या तो सफिशिएंट नहीं हो पाता या फिर हमारे बॉडी में उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। तो सीक्रेट हो रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है और हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा जो ग्लूकोज़ की मात्रा वो बढ़ जाती है। उस कंडीशन को हम सामान्य तरह से डायबिटीज़ बोल सकते हैं। मुझे लगता है कि जनता के लिए ये समझना कि हमारे खून में शुगर की मात्रा बढ़ गई है और इंसुलिन की या तो कमी हो गई है या फिर हमारा शरीर में जो इंसुलिन है उसका पूरा इफ़ेक्ट नहीं हो पा रहा रेज़िस्टेंस की वज़ह से प्रतिरोधक क्षमता उसकी डेवलप हो गई जिसकी वज़ह से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और सर क्या ये जेनेटिक है मतलब माँ-बाप से होना ज़रूरी है, ऐसा भी कुछ है इसमें? जी, ऐसा है कि अगर पेरेंट्स को है, माँ को है या बाप को है या दोनों लोगों को है तो डायबिटीज़ होने की संभावना बच्चों में ज़्यादा होती है। जितनी अगर एक को है तो ज़्यादा होगी, दोनों को है तो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके ना माँ को है, ना बाप को है, परिवार में नहीं है लेकिन उनको हो गई है। तो काफ़ी सारी जो डायबिटीज़ के केस हैं, वो हमारी जो लाइफ़स्टाइल है, आजकल की जो दिनचर्या है चाहे हमारा खान-पान है, चाहे हमारा शारीरिक क्रियाशीलता है, उसकी वजह से जो उसकी कमी है या उसमें जो ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे समाज में देखने को मिल रही है। तो अच्छा, जेनेटिक ऑफ कोर्स इसका एक रिस्क फैक्टर है कि अगर है तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके परिवार में किसी को नहीं तो आपको नहीं होगी और आप निश्चिंत रहें, ऐसा नहीं। अच्छा और आपने बताया सर कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन लेनी पड़ती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में ओरल तो लेनी ही पड़ती है। तो क्या ये ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार हो गया डायबिटीज़ तो पूरी ताउम्र अब उसको उन दवाओं पर ही निर्भर रहना पड़ेगा या ठीक किया जा सकता है इसको? देखिए, अभी हम आते हैं सबसे पहले टाइप 2 पर। देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ जो हम आम तौर पे जो अधिकांश लोगों को हो रही है, जो हमारे युवा वर्ग को हो रही है, जो हमारे एडल्ट्स को हो रही है या ओल्ड एज में हो रही है, अधिकतर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर एक बार है, आपको हो गई है, तो आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? अगर हो सकता है प्रारंभिक अवस्था है और आपने अपना खान-पान सही किया, आपने अपना एक्सरसाइज़ का इस जो शेड्यूल है, उसको अच्छा किया, तो हो सकता है आपको दवा की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जिन लोगों में दवा की ज़रूरत पड़ती है, सामान्यतः अधिकांश लोगों में दवा को पूरी उम्र के लिए ही लेना पड़ता है। और डायबिटीज़ होने से पहले कुछ और लक्षण हैं, जैसे कि हम क एक स्टेज आती है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं कि उनको पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ भी नहीं हुई है, बीच की अवस्था में है। ऐसे लोगों में अगर वो सही खान-पान रखते हैं, अपना एक्सरसाइज़ करते हैं, पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, तो हम प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ की तरफ जाने से रोक सकते हैं, वापस वो नॉर्मल जो उनका ब्लड शुगर लेवल है, जो उसकी तरफ आ सकते हैं, लेकिन खान-पान और एक्सरसाइज़ का ध्यान रखना पड़ता है।
और सामान्यतः जैसे मैंने बताया कि अगर टाइप 2 है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और पूरी उम्र के लिए होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम दवाइयों से नहीं ठीक खाने वाली दवाइयों से नहीं ठीक कर पाते हैं, उसके लिए हमें अभी इंसुलिन का ही सहारा लेना पड़ता है और ख़ास करके टाइप 1 डायबिटीज़ की शुरुआत जो है बचपन में होती है, बच्चों में ज़्यादा देखी जाती है एज़ कम्पेयर टू हुँ। एडल्ट। अच्छा, ये खान-पान से सर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है कि किस तरह के खान-पान आप सजेस्ट करेंगे जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है किसी के लिए कि हम एक तो बैलेंस डाइट लें, जो संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं। आजकल के अगर आप खाने में देखेंगे, आजकल बहुत प्रचलन है कि हम फूड ट्रांज़िशन से गुज़र रहे हैं। तो जो हमारी पुरानी डाइट थी, हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। हमने प्रोसेस्ड फूड को बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, जिसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। अ, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बॉडी को नुकसान पहुँचाती हैं। अगर हम इनका अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं और ये कारण बनती है हमारे अंदर डायबिटीज़ और अन्य तरीके की बीमारियों का। साथ ही साथ स्ट्रेस है, वो हमारे शरीर में डायबिटीज़ का कारण बनती है। जहाँ तक हम खान-पान की बात करते हैं सबसे ज़रूरी है कि हम उन पदार्थों को लें, जो उतना प्रोसेस्ड नहीं है। और अगर हम जनसाधारण की लैंग्वेज में बात करें क्योंकि समझाने को पूरा 1 घंटे का लेक्चर सिर्फ़ खान-पान पे हो सकता है। कई लोगों को समझ में आएगा, कई को नहीं। तो सबसे अगर सामान्य करें तो हम ये कहें आपके दादा-परदादा किस टाइप की डाइट लेते थे, आप उस पे जाइए। यानी कि मोटा अनाज खाते थे, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते थे, ताज़ी फल और सब्जियाँ उनके खाने में होती थी, दालें होती थी उनके खाने में, अंकुरित चीज़ें होती थी खाने में, तो अगर आप उसका सेवन कर रहे हैं, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप उस रास्ते पे चल दिए हैं, जहाँ पर आपको कोई न कोई बीमारी जो है देर से देर घेरेगी, चाहे वो डायबिटीज़ हो या इससे रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं या कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। सर ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने खान-पान के लिए, तो क्या ये सिर्फ़ खान-पान से सुधारा जा सकता है या एक्सरसाइज़ भी एकदम मतलब मस्ट है, मैंडेटरी चीज़ है कि देखिए एक्सरसाइज़ करनी ही है? देखिए 2 चीज़ है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो क्या करना है? अगर डायबिटीज़ हो भी गई है तो भी आपको अपने खान-पान का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना दवाई ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान-पान। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं सिर्फ़ दवाई खा के ही ठीक रहूँगा, तो शायद आपके दिमाग में ये भ्रांति है। आपको अपना खान-पान सही रखना है, दवाइयाँ जो दी जाएँगी उसको खाना है और साथ ही साथ एक्सरसाइज़ क्योंकि अगर हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जीते हैं कि हम बिल्कुल भी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो ये आपको डायबिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा देगी, आपको और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो जिनको डायबिटीज़ हो गई है, उनके लिए दवाइयों के साथ-साथ उचित जो भोजन है, बहुत ज़रूरी है और ये जब आप डॉक्टर से परामर्श करते हैं, तो अधिकांश डॉक्टर आपको उसमें बताएँगे, आपके वेट के हिसाब से, आपकी ऐज के हिसाब से कि आपको कितने कैलोरी डाइट चाहिए, आपको खान-पान में क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा एक मोटे तौर पे बताते हैं कि जो मीठी चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना है, चावल से परहेज़ करना है। हमें वो फूड खाना है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो कम है, यानी कि एकदम से खून में शक्कर की मात्रा नहीं बढ़ाता है। जैसे भुने हुए चने हम खाते हैं, मोटे अनाज की बात करते हैं, हम फाइबर वाली जो सब्जियाँ हैं उनकी बात करते हैं। तो उन चीज़ों को खाना है, कुछ चीज़ें हम जितनी चाहें उतनी खा सकते हैं, जैसे फाइबर वाली सब्जियाँ हैं, हम खीरा खा सकते हैं, ककड़ी खा सकते हैं जितना भी है। उसके अलावा हमें अंकुरित दालें खानी हैं, हमें अनाज है लिमिटेड मात्रा में खाना है, फैट को और कम करना है, जो एकदम से शक्कर को बढ़ाती है उन चीज़ों को हमें नहीं खाना है। तो इस प्रकार से डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी रखनी है। ठीक है सर, चलते-चलते बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर जो लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि डायबिटीज़ पता चल रहा है कि प्री डायबिटिक हो गए हैं, उसके बाद भी वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे, ना ही एक्सरसाइज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे, ना अपने खान-पान पे, उनको क्या और गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं, जिसके लिए उनको बहुत सचेत रहने की दे ज़रूरत है? देखिए अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ वालों की तो कुछ चीज़ें ज़रूरी है याद रखनी, एक समय पे दवाई खाएँ, दवाई का पालन करें। जैसा आपको बताया गया है, ये सोचना कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं होगा और आप दवाई नहीं खाएँगे तो आपको नुकसान होंगे। क्योंकि डायबिटीज़ के जो नुकसान होते हैं, शरीर के ऊपर 2 चीज़ों पे निर्भर करते हैं। एक आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कितनी चल रही है, दूसरा कि आपको कितने ड्यूरेशन से डायबिटीज़ है। तो अगर आपका कंट्रोल बेहतर रहेगा तो आपके शरीर के और अंग खराब नहीं होंगे। क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, जो आपके सर से लेके पैर तक ऐसा कोई अंग नहीं है, जिसे खराब करने से छोड़ती है। लेकिन अगर आप उचित खान-पान रखेंगे, दवाई खाएँगे,
तो आप इनसे बच सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि जो अपने कुछ हम कहते हैं डायबिटिक फुट केयर, एक तो अपने पैर का ध्यान रखना है, उसका एक वो पूरा आप अपने दर्शकों को मेरे ख़्याल से जो पैम्फलेट मैं आपको दूँगा उसे आप दिखा सकती हैं, कि किस प्रकार से अपने पैर का पूरा ख़्याल रखना है, देखना है ताकि घाव नहीं हो। घाव हो जाते हैं, पैर को काटना भी पड़ सकता है, लोगों की मृत्यु तक हो सकती है। उसके अलावा आप नियमित रूप से हर 6 महीने पे अपनी आँखों की जाँच भी कराते रहें, ऐसा नहीं कि हमें डायबिटीज़ हो गई है तो हमें ज़रूरी अपनी आँख की जाँच कराएँ, अपनी किडनी की जाँच कराएँ। साथ ही साथ जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं, उनकी नियमित अंतराल पे जाँच करानी ज़रूरी है। एक ब्लड पैरामीटर होता है जिसको हम HbA1c कहते हैं। ये बताता है कि पिछले 3 महीने में आपका ब्लड शुगर कंट्रोल कितना अच्छा रहा। अगर हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा है, हमने दवाइयाँ खा रहे हैं और हम उचित खान-पान रखते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, एक्सरसाइज़ हमारी कम से कम 30 मिनट रोज़ होनी चाहिए और हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज़ होनी चाहिए। अगर हम इतना सब कुछ करते हैं, तो हम डायबिटीज़ के साथ नियर नॉर्मल लाइफ़ जी सकते हैं। जैसे नॉर्मल आदमी जीता है, उसी प्रकार से जी सकते हैं। डायबिटीज़ को समझने की ज़रूरत है, डायबिटीज़ के साथ किस तरीके से ज़िंदगी जीनी है, ये बहुत आवश्यक है। अगर आपने ये जान लिया और इसका पालन किया, तो आप एक नॉर्मल आदमी की तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बिना कॉम्प्लिकेशंस के। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। चलते-चलते अंत में आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जनता को, हमारे दर्शकों को? हम आपसे यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो जो दवाइयाँ बताई गई हैं, नियमित रूप से खाएँ। खान-पान और एक्सरसाइज़ का दवाइयों जितना ही ध्यान रखें, वो भी दवाई है। अपने ब्लड की जाँच नियमित रूप से कराते रहें, अपने पैरों का ध्यान रखें, अपनी आँखों का ध्यान रखें और आँखों के डॉक्टर से भी हर 1 साल में अवश्य मिलें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है कि हम आगे भी इसी तरह से किसी नए टॉपिक पे ज़रूर बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर।